हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज लेसन 3 आय व उत्पाद का चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत आय के प्रवाह का 4 अक्षत्रीय मॉडल का अध्ययन हम करेंगे। इसके हम 3 पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं। उनमें ये जो लेसन है, लेसन 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, आय व उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। इसमें कई सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आय का उत्पादन का चक्रीय प्रवाह हमने 2 अक्षत्रीय मॉडल 3 अक्षत्रीय मॉडल हम पढ़ चुके हैं पहले। और उसमें हमने 2 अक्षत्रीय मॉडल में रियल प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों पढ़े थे। फिर हमने वित्तीय क्षेत्र को शामिल किया था। फिर हमने 3 अक्षत्रीय मॉडल पढ़ा था। तो हमने इस तरह से ये कई सारे टॉपिक इसके कर लिए हैं। आज हम करेंगे आय के प्रवाह का 4 अक्षत्रीय मॉडल। ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 4 अक्षेत्र है। हाँ, इसमें 4 अक्षेत्र है। ऐसी अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, हमने पढ़ा है कि हर अक्षेत्र की प्राप्तियां, किसी अक्षेत्र का खर्च दूसरे अक्षेत्र की वो प्राप्ति है। एक अक्षेत्र खर्च करता है, दूसरा अक्षेत्र उसे ही वो उसकी आय है। यानी कि एक अक्षेत्र दूसरे पर निर्भर है, आपस में वो निर्भर है एक अक्षेत्र दूसरे अक्षेत्र के ऊपर। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, इस लेसन की जो स्टार्टिंग वाला वीडियो था उसमें हमने विभिन्न 5 अक्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम ये मॉडल पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था जो खुली अर्थव्यवस्था है उसमें 4 अक्षेत्र हैं। एक घरेलू अक्षेत्र, उत्पादन अक्षेत्र, सरकारी अक्षेत्र, शेष अक्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र। 5 अक्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम इसमें हमने बताया था ना कि एक अक्षेत्र की प्राप्ति दूसरे अक्षेत्र का भुगतान है। हर अक्षेत्र की कोई ना कोई प्राप्ति करता है, किसी न किसी तरीके से उसको आय प्राप्त होती है और वो किसी न किसी चीजों के ऊपर वो खर्च भी करता है। तो हर अक्षेत्र का कुछ प्राप्तियां हैं, कुछ लेनदारियां हैं, कुछ भुगतान है, देनदारियां हैं। उनको भुगतान बोलते हैं हम। जो देनदारियां होती है वो भुगतान होती है, और जो जिनसे आय प्राप्त होती है किसी क्षेत्र को वो लेनदारियां रिसिप्ट्स होती हैं। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, ये 2 होते हैं हर क्षेत्र के हैं ये। तो हम पढ़ेंगे बारी बारी से कि हर क्षेत्र को कहाँ से तो आय की प्राप्ति होती है और कहाँ कहाँ पे वो भुगतान करता है। बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा घरेलू क्षेत्र है। घरेलू क्षेत्र को आय कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमने पढ़ा था 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि घरेलू क्षेत्र जो है वो उत्पादन क्षेत्र को अपनी कारक सेवाएं देता है। वो क्या था हमारा? वो वास्तविक प्रवाह था। तो और उन कारक आय के कारकों की सेवाओं के बदले उत्पादन क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को कारक आय देता है। जो उत्पादन के जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनके बदले वो जो है वो किराया, जैसे भूमि के बदले किराया देगा और उसके वेतन देगा, मजदूर के उसके श्रम के बदले, और उसको एंटरप्रेन्योर को लाभ मिलेगा, उद्यमी को लाभ मिलेगा, और पूंजी के बदले ब्याज मिलेगा। तो उत्पादन के 4 जो साधन है, जो कारक हैं, उनके बदले उत्पादन क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को उन सेवाओं के बदले भुगतान करेगा। तो घरेलू क्षेत्र की ये प्राप्तियां हैं। कारकों की सेवाओं के बदले जो आय प्राप्त होती है वो क्या है? घरेलू क्षेत्र की उत्पादन क्षेत्र से आय है। उत्पादन क्षेत्र से आय है। और घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान मिलते हैं भैया। हस्तांतरण भुगतान कहाँ से होते हैं? हस्तांतरण भुगतान होते हैं जो एक पक्षीय भुगतान होते हैं। ऐसे जो एक पक्षीय होते हैं, जैसे यहाँ दोहरे भुगतान है। जैसे ये कारकों की सेवाएं उपलब्ध कराता है उत्पादन क्षेत्र, उल्टा इनके कारकों के बदले आय मिलती है इनको। लेकिन हस्तांतरण भुगतान जो है वो ग्रस्त क्षेत्र को मिलते हैं अभी सरकार से। ये जो है हस्तांतरण भुगतान किससे मिलते हैं? सरकार से। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा इस क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से हस्तांतरण भुगतान कौन प्राप्त करता है? किसकी प्राप्तियां हैं? घरेलू क्षेत्र की प्राप्तियां हैं। जो सरकार जो है बुढ़ापा पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, छात्रवृत्ति देती है बच्चों को प्रोत्साहन के लिए। तो वो क्या है? वो इसकी घरेलू क्षेत्र की प्राप्तियां हैं। और किससे? सरकारी क्षेत्र से। सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की प्राप्तियां हैं। तो घरेलू क्षेत्र की ये 2 तरह की प्राप्तियां भी, एक तो कारकों के बदले जो आय प्राप्त होती है, और एक हस्तांतरण भुगतान जो सरकारी क्षेत्र से मिलता है।
फिर इसके भुगतान है भाई। भुगतान किन किन चीजों के ऊपर, खर्च किस किन चीजों के ऊपर करता है घरेलू या परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र जो उत्पादन क्षेत्र के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उत्पादन क्षेत्र में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसे घरेलू क्षेत्र खरीदता है और अपने उपभोग के लिए वो खरीदता है उन वस्तुओं और सेवाओं के को, तो उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो इस क्षेत्र के भुगतान है। और आय किसकी है, वो उत्पादन क्षेत्र की है। देखो मैंने पहले ही बताया कि एक क्षेत्र का जो खर्च है वो दूसरे क्षेत्र की आय है। तो ये भुगतान है भी उसके ग्रस्त क्षेत्र के परिवार क्षेत्र की जो उपभोग की वस्तुएं हैं जो उत्पादन क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है, उपभोग व्यय कहलाता है। तो जरूरत की चीजों के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खरीदी जाती है उनके ऊपर जो खर्च है उसको कहते हैं उपभोग व्यय। वो उनके ये घरेलू क्षेत्र का भुगतान है। फिर कर है भाई, कर सरकार को कर देता है, ये भी भुगतान है घरेलू क्षेत्र का। जो प्रत्यक्ष कर है वो लगाए जाते हैं घरेलू क्षेत्र के ऊपर, परिवार क्षेत्र के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स है वो सरकार लगाती है। तो इस क्षेत्र के भुगतान है, सरकारी क्षेत्र की वो प्राप्तियां हैं। फिर बचत है भाई, जो घरेलू क्षेत्र जो है वो सारी की सारी आय को खर्च नहीं करता, कुछ आय जो है वो बचा के भी रखता है अपनी कठिन समय के लिए, या कोई परिवार का सदस्य बीमार ना हो जाए इसलिए, या कोई टिकाऊ वस्तु खरीदने के लिए, या भविष्य में किसी उसके लिए खर्च करने के लिए वो बचत करता है। तो बचत कहाँ जाएगी, बचत वित्तीय क्षेत्र में जाएगी। तो ये जो है ये क्या है, इसकी भुगतान है। उपभोग के ऊपर खर्च, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो उपभोग के काम आती है उनके उसके ऊपर खर्च, कर सरकार की तरफ जाएगा, बचत जो है वो वित्तीय क्षेत्र की तरफ जाएगी, और उपभोग व्यय जो है उत्पादन क्षेत्र के ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये प्राप्तियां, ये भुगतान, ये हमने एक टेबल के द्वारा, ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको, इसलिए हमने ये टेबल बनाई है। दूसरा आता है भी हमारा उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र की प्राप्तियां क्या है, जो वस्तुओं सेवाएं का उत्पादन हुआ है जो ग्रस्त क्षेत्र ने खरीदी है उनसे जो आय प्राप्त होती है। जो वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय, जो वस्तुओं और सेवाएं हैं जो ग्रस्त क्षेत्र ने खरीदी हैं उनसे जो प्राप्त आय है वो क्या होगी, उत्पादन क्षेत्र की आय होगी। और आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा, जो सरकार ने उत्पादन के लिए जो आर्थिक सहायता दी है वो प्राप्ति है। और निर्यातों से जो उत्पादन क्षेत्र ने जो निर्यात करे हैं वो शेष विश्व को करे हैं, जो शेष विश्व को निर्यात करे हैं उनसे जो आय प्राप्त हुई है वो भी क्या है, उत्पादन क्षेत्र की प्राप्ति है, रिसिप्ट है। और वित्तीय क्षेत्र से जो उधार लिया है, ऋण यहाँ भी आ सकता है, भी घरेलू क्षेत्र में भी आ सकता है ऋण या उधार, किसी अपने काम के लिए अगर वो ऋण लेते हैं तो वो उनकी भी प्राप्ति है। तो ऋण या उधार उत्पादन क्षेत्र लेता है वित्तीय क्षेत्र से, तो ये भी प्राप्ति है। तो उत्पादन क्षेत्र की प्राप्तियां क्या होगी भी, वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय जो ग्रस्त क्षेत्र से मिलेगी, जो वस्तुओं और सेवाएं जो बेची हैं इधर उनसे जो आय प्राप्त होती है, बिक्री से जो आय प्राप्त होती है वो इसकी प्राप्ति है। आर्थिक सहायता सरकार से और निर्यातों से जो आय प्राप्त होगी वो, और वित्तीय क्षेत्र ये शेष विश्व से, और उधार या ऋण ये वित्तीय क्षेत्र से। अच्छा, उत्पादन क्षेत्र जो है वस्तुओं और सेवाओं को, सरकारी क्षेत्र जो है वो भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। तो सरकारी उपभोग से भी जो आय प्राप्त होती है वो भी होती है उत्पादन क्षेत्र को। फिर अभी खर्च क्या है, उत्पादन क्षेत्र कहाँ खर्च करेगा, एक तो जो कारक उपलब्ध कराए हैं घरेलू क्षेत्र ने, जो उत्पादन में कारक जो उपलब्ध कराए थे जो मैंने यहाँ लिखे थे, ये किराया, वेतन, लाभ के रूप में जो मिलेगा ये इसका भुगतान है। किसको है ये भुगतान, घरेलू क्षेत्र को। कारक सेवा के ऊपर जो खर्च है वो क्या है, उत्पादन क्षेत्र का घरेलू क्षेत्र को भुगतान है, इसकी प्राप्ति, इसका भुगतान। फिर अगला है कर कहाँ, सरकारी क्षेत्र को जाएगा, ये भी उत्पादन क्षेत्र के द्वारा किया गया भुगतान है। कर अप्रत्यक्ष कर है, निगम कर है, बिक्री कर है, ये कर जो है ये किसके ऊपर लगेंगे, उत्पादन कर है, जिनको हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ये कर उत्पादन क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को देगा, तो ये इसके भुगतान है, किसके, उत्पादन क्षेत्र का। और आयातों के ऊपर जो खर्च, जो वस्तुएं बाहर से जो मंगाई जाएंगी, शेष विश्व से जो वस्तुएं मंगाई जाएंगी, वस्तु और सेवाएं, उनके बदले जो खर्च है वो आयातों के ऊपर
खर्च आ जाएगा, और बचत, जो बचत हुई है उत्पादन क्षेत्र की, वो कहाँ जाएगी, वित्तीय क्षेत्र में जाएगी। तो ये क्या होगी, उत्पादन क्षेत्र के की भुगतान है, ये प्राप्तियां, ये भुगतान। उसके बाद आओ भाई सरकारी क्षेत्र के ऊपर। सरकारी क्षेत्र को आय कहाँ से प्राप्त होगी, करों से प्राप्त होगी भी, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर से प्राप्ति कहाँ होगी, घरेलू क्षेत्र से, और अप्रत्यक्ष कर से प्राप्ति कहाँ होगी, उत्पादन क्षेत्र से। उत्पादन क्षेत्र से देखो ये वाले कर और इसमें ये कर, ये आय कहाँ जाएगी, सरकारी क्षेत्र के ऊपर के पास जाएगी। तो ये प्राप्तियां हैं, निगम कर है ये, और ऋण, उधार या ऋण, ये वित्तीय क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की तरफ, वित्तीय क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की तरफ, ये सरकार की प्राप्तियां हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, निगम कर, उधार या ऋण। फिर भुगतान देखो भी, पेमेंट्स क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च। वस्तुओं और सेवाएं जो यहाँ से दी, देखो मैंने यही बताया था एक पॉइंट कि वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर सरकार भी खर्च करती है, जिसको सरकारी उपभोग व्यय बोलते हैं। सरकारी उपभोग व्यय किस क्षेत्र की आय है, उत्पादन क्षेत्र की आय है, इस क्षेत्र का खर्च है, इसकी पेमेंट है, ये भुगतान में आ गया, वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च। और आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता किसको दी जाती है, गृहस्थ क्षेत्र को भी और उत्पादन क्षेत्र को भी, और बचते बचते कहाँ जाएंगी, वित्तीय क्षेत्र में जाएंगी। तो ये क्या है, इसका आय का फ्लो उस तरफ होगा ना, तो आय का जो प्रवाह है वो वित्तीय क्षेत्र को बचत के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में गृहस्थ क्षेत्र को, और उत्पादन क्षेत्र को, वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च उत्पादन क्षेत्र को। तो ये क्या है, ये सरकारी क्षेत्र के भुगतान है, खर्चे हैं, ये आय है, प्राप्ति है, ठीक है। और फिर ये बचत भी, अगर सरकारी क्षेत्र की बचत ज्यादा हो जाती है, खर्च कम, और बचत वो आय अधिक हो जाती है और खर्च कम हो जाते हैं, तो सरकार भी उस अपनी आय को, आय का जो हिस्सा जो खर्च नहीं करते उसको वित्तीय क्षेत्र में जमा भी कराती है। तो ये बचत कहाँ जाएगी, वित्तीय क्षेत्र में। फिर उसके बाद आ जाता है अभी चौथा क्षेत्र, ये तीसरा था हमारा, चौथा क्षेत्र आता है शेष विश्व क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र को प्राप्तियां कहां से होती हैं भी, निर्यातों से, जो निर्यात करता है शेष विश्व, जो निर्यात करता है उससे जो आय प्राप्त होती है वो हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान जो वो प्राप्त करता है शेष विश्व, दूसरे देश जो प्राप्त करते हैं हस्तांतरण भुगतान उपहार के रूप में या किसी और रूप में, जैसे किसी देश में बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, तो कोई दूसरा देश उसकी मदद करता है, वो भी हस्तांतरण भुगतान में आ जाता है, उसके बदले वो कुछ लेता नहीं है। तो इसमें उपहार और इस तरह की सेवाएं आ जाती हैं, या कारकों की सेवाएं, कारकों की सेवाएं जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं लोग, जो दूसरे देशों में लोग काम कर रहे, किसी देश का कारकों के रूप में तो नौकरी कर रहे हैं, उनको जो वेतन प्राप्त होता है वो इसमें आ जाता है। कारकों की सेवाओं के बदले जो आय प्राप्त होती है वो शेष विश्व की आय है। फिर खर्च कौन से हैं, अभी भुगतान कौन से हैं, आयातों पर खर्च, जो शेष विश्व आयात करता है, दूसरे देशों से जो वस्तुओं और सेवाओं को मंगाता है उनके ऊपर जो खर्च है वो आयातों पर खर्च, और कारक सेवाओं पर खर्च, जो दूसरे देश के लोग उस देश में काम करते हैं उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है, उनको को जो वेतन दिया जाता है वो क्या आ जाता है, इसके अंदर भुगतान के अंदर आ जाता है। तो ये शेष विश्व की प्राप्तियां और भुगतान है। फिर अभी वित्तीय क्षेत्र या पूंजी बाजार भी बोलते हैं इसको। पूंजी बाजार में क्या भी बचते, घरेलू क्षेत्र की भी बचते हैं, उत्पादन क्षेत्र की भी और सरकारी क्षेत्र की भी, तीनों क्षेत्रों की जो बचते हैं वो क्या है, प्राप्तियां हैं। सारे क्षेत्र जो है वो क्या है, जैसे घरेलू क्षेत्र भी जितनी आय है उसको पूरा का पूरा खर्च नहीं करता अपने टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने के लिए या किसी भी चीज के लिए, आय का एक हिस्सा वो बचा के रखते हैं, तो उसको वो वित्तीय क्षेत्र में जमा कराते हैं। इसी तरह से उत्पादन क्षेत्र भी सारी की सारी जो आय प्राप्त होती है उसको शेयर होल्डर्स में बांटता नहीं है, कुछ आय का जो हिस्सा है उसको बचत के रूप में रखता है वित्तीय क्षेत्र में, वो गिसावट वगैरह के लिए, मूल्यह्रास का जो कोष होता है उसके रूप में, मशीनें खराब हो जाती हैं उनकी रिपेयर वगैरह के लिए कुछ हिस्सा जो है बचत के रूप में रखता है। इसी तरह से सरकारी क्षेत्र की भी जब आय अधिक होती है और व्यय कम होता है तो क्या होता है, जब आय अधिक हो जाती है व्यय कम होता है तो उसको फिर बचत जो होती है वो वित्तीय क्षेत्र के अंदर जमा हो जाती है। यानी कि घरेलू क्षेत्र भी, उत्पादन क्षेत्र भी और सरकारी क्षेत्र की भी बचत का फ्लो कहाँ होगा, वित्तीय क्षेत्र की तरफ होगा।
और वित्तीय अक्षेत्र इन तीनों ही अक्षेत्रों को, इसको भी, घरेलू अक्षेत्र को भी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए, उत्पादन क्षेत्र को भी, सरकारी क्षेत्र को भी जरूरत पड़ने पर उधार भी देता है। तो इसमें फिर आय का प्रवाह जो है वो इन क्षेत्रों की तरफ होएगा। उधार का प्रवाह इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगा वित्तीय क्षेत्र से, और बचत का प्रवाह वित्तीय क्षेत्र की तरफ होएगा। तो हमने ये पांचों क्षेत्र का एक टेबल बना के क्या प्राप्तियां हैं और क्या भुगतान है ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इन्हीं को जो हमने अब पढ़े हैं इन्हीं को हम एक डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे, जिसे हम कह देंगे कि ये किसी भी एक अर्थव्यवस्था का 4 क्षेत्रीय मॉडल है। 4 क्षेत्रीय मॉडल को हम एक चित्र के द्वारा पढ़ेंगे। अब हमने ये किसके द्वारा पढ़ा है, टेबल बना के पढ़ा है। अब हम एक डायग्राम से पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल समझ के पढ़ो इसको, डायग्राम को देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम बिल्कुल इजी तरीके से चलेंगे। पहले मानो हमारी अर्थव्यवस्था में दो हमने पढ़े हैं, पहले ही पढ़े हमने 2 क्षेत्रीय मॉडल पढ़ा है। एक उत्पादक क्षेत्र, सिर्फ इनकी तरफ ध्यान दो, मैंने बना रखा है सारा, लेकिन आप लोग इसको देखो, उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र, सिर्फ 2 क्षेत्र, इनके 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 बारे में पढ़ो। तो इसका सिंपल सा है कि उत्पादन क्षेत्र के अंदर जो परिवार क्षेत्र ने कारक सेवाएं दी थी, जो देखो कारक आय ये वाली, ये कारक आय कहाँ जाएगी, ये जाएगी गृहस्थ क्षेत्र की तरफ, परिवार क्षेत्र की तरफ। कारकों के बदले आय कहाँ जाएगी, परिवार क्षेत्र की तरफ। और जो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उनको खरीदेगा कौन, परिवार क्षेत्र, तो उससे आय यहाँ जाएगी। सिर्फ ये 2 लाइनें हैं, इनको देखो। कारक सेवाओं पर खर्च ये जाएगा परिवार क्षेत्र की तरफ, और परिवार क्षेत्र ने जो वस्तुएं खरीदी वो क्या कहलाएगा, घरेलू उपभोग व्यय। घर में उपभोग करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च हुआ है उसकी वो कहाँ जाएगी आय, वो उत्पादक क्षेत्र की आय है। ये वाली वस्तुओं और सेवाओं से आय और कारक, और ये है, ठीक है। ये सिर्फ 2 क्षेत्रीय मॉडल में हमने केवल ये पढ़ा था। केवल हमने दो चीजें पढ़ी थी कि कारक और सेवाओं पर खर्च परिवार क्षेत्र की तरह, और वस्तुओं उपभोग व्यय किसकी तरह, उत्पादक। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने के ऊपर जो खर्च किया गया वो उत्पादक क्षेत्र के ऊपर हमने ये पढ़ा था, मौद्रिक प्रवाह में पढ़ा था। बहुत ही आसान है, सिर्फ इस चीज को देखो। फिर आ जाता है मुद्रा बाजार। बीच में हमने वित्तीय क्षेत्र को ले लिया। वित्तीय क्षेत्र में क्या होगा, बचत इधर जाएंगी, इसकी भी बचतें इधर जाएंगी, और ऋण परिवार क्षेत्र की तरफ और उत्पादक क्षेत्र की तरफ। सीधी सी बात है कि जो परिवार क्षेत्र बचत करेगा वो मुद्रा बाजार की तरफ, और जो ऋण लेगा वो परिवार क्षेत्र की तरफ। इसी तरह से उत्पादक क्षेत्र जो बचत करेगा वो मुद्रा बाजार की तरफ, और जो ऋण लेगा वो उत्पादक क्षेत्र की तरफ। यहाँ तक का जो मॉडल है हमारा वो क्या है, 2 क्षेत्रीय मॉडल है, और जिसमें हमने वित्तीय क्षेत्र को भी बीच में शामिल किया है, मुद्रा बाजार को भी शामिल किया है। यहाँ तक का ये 2 लाइनें और ये वाली। अब हम तीसरा क्षेत्र भी शामिल कर लेते हैं, सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र का काम क्या बताया था मैंने, सरकारी क्षेत्र का काम है कर लगाना। कर देखो दोनों के ऊपर, यहाँ पर ये मैंने ये लाइन दिखा रखी है, ये क्या गया, प्रत्यक्ष कर। परिवार क्षेत्र के ऊपर प्रत्यक्ष कर, और उत्पादक क्षेत्र के ऊपर वही उत्पादक क्षेत्र के ऊपर ये बताया, ये दिखाया मैंने, ये यहाँ से ये इस तरफ गया, ये नीचे लाइन जो है ना, ये लाइन नीचे ये जाके और ये इधर आ गई। ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर, ये दिखाई है अप्रत्यक्ष कर। यानी कि उत्पादक क्षेत्र के ऊपर तो सरकार ने अप्रत्यक्ष कर लगाए, बिक्री कर, उत्पादन कर, निगम कर, ये, और परिवार क्षेत्र के ऊपर क्या लगा दिए, प्रत्यक्ष कर। तो ये हमने कर दिखाए हैं इस तरह से। फिर सरकार क्या करती है, ये तो सरकार की आय होगी, देखो ये करों से आय है, करों से आय है। फिर क्या होगी इसकी, भुगतान देखो, भुगतान देखो, अच्छा ये, हाँ ये हो गया, ठीक है। फिर भुगतान क्या करेगी सरकार, जो है वो घरेलू क्षेत्र को आर्थिक सहायता, ये आर्थिक सहायता, घरेलू क्षेत्र को आर्थिक सहायता देगी। हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं इसको, हस्तांतरण भुगतान, जैसे बुढ़ापा पेंशन, छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, ये होती है। तो ये सरकारी क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ आय का फ्लो होगा, आय का प्रवाह परिवार क्षेत्र की तरफ होगा सरकारी क्षेत्र से।
ठीक है। इसी तरह से फिर उत्पादन क्षेत्र को भी यही चीजें मिलती हैं भाई। आर्थिक सहायता ये लगा दिया हमने निशान, देखो ये वाला है, यहाँ से चली है ये आर्थिक सहायता किसको, उत्पादन क्षेत्र को। उत्पादन क्षेत्र को इस तरह से ये वाला मैंने लगाया है, ये यहाँ के और यहाँ यहाँ से और यहाँ से, ये क्या है, ये आर्थिक सहायता, ये है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता और सरकारी उपभोग व्यय भी भाई दोनों ही दिखा दिए इसमें, एक ही एरो में, दो एरो भी बना सकते हो आप कि सरकार जो उत्पादन क्षेत्र के अंदर, देखो ये था सरकार का प्रत्यक्ष कर, निगम कर, ये रहा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च। वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च होता है वो उत्पादन क्षेत्र, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन करता है, उत्पादक क्षेत्र, तो उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको कहते हैं सरकारी उपभोग व्यय। उसका फ्लो किस तरफ होएगा, इस उत्पादक क्षेत्र की तरफ होएगा। ये वाली लाइन है, ये वाली जो तीसरे नंबर की लाइन है ये है भी। और आर्थिक सहायता भी, आर्थिक सहायता का फ्लो भी उत्पादक क्षेत्र की तरफ होएगा, सरकारी क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ ये प्रवाह होगा। फिर उसके बाद आता है भी हमारा सरकार का और क्या रोल है भाई, हाँ, फिर अगर मुद्रा बाजार को बीच में शामिल कर ले तो सरकार क्या करती है, सरकार की बचतें मुद्रा बाजार में आएंगी और सरकार जो उधार लेगी वो कहाँ जाएंगी, सरकारी क्षेत्र की तरफ, मुद्रा बाजार से। मुद्रा बाजार के तो यही है, बचत इस तरफ आएगी मुद्रा बाजार की तरफ, और उधार जैसे इसमें गया था ना परिवार क्षेत्र की तरफ, उत्पादन क्षेत्र की तरफ, इसी तरह से जरूरत पड़ने पर सरकार भी मुद्रा बाजार से उधार लेती है, तो वो सरकारी क्षेत्र की तरफ हो गया हमारा। तो ये क्या है हमारा, ये 3 क्षेत्रीय मॉडल जो अब हमने पढ़ा है, ये 3, पहले हमने 2 क्षेत्रीय मॉडल, फिर हमने उसमें सरकार को शामिल कर लिया, आसानी के लिए हम कर रहे हैं ये। फिर हमने सरकार को शामिल कर लिया कि सरकार की क्या लेनदारियां हैं और क्या देनदारियां हैं। इसके बाद फिर चौथा क्षेत्र आ जाता है हमारा शेष विश्व क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र क्या है भाई, ये जो अदर देन हमारे देश के अलावा दूसरे देश, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देश जो है उनका क्या है, आय का प्रवाह किस तरह से होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। वो एक तो यही है भाई उत्पादन क्षेत्र, जो उत्पादक क्षेत्र है उससे इधर आयातों के ऊपर जो खर्च है, जो दूसरे देश से हमने कोई चीज मंगाई, आयात की कोई वस्तु और सेवा, उनके ऊपर जो खर्च किया उसमें आय का प्रवाह किसकी तरफ होएगा, शेष विश्व की तरफ होएगा। आयातों के ऊपर जो खर्च है वो उत्पादक क्षेत्र से इसके ऊपर शेष विश्व की तरफ उसका फ्लो होगा। इसका उल्टा निर्यातों से आय, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन यहाँ हुआ वो बेच दी, यहाँ पर शेष विश्व को भेज दी, निर्यात कर दिया, तो निर्यातों से जो आय प्राप्त हुई, निर्यातों से आय उसका फ्लो होगा उत्पादक क्षेत्र की तरफ। और आयातों पर खर्च का होगा, एक तो ये है उत्पादक क्षेत्र का, और शेष विश्व का जो आय का फ्लो है वो है आयातों के ऊपर खर्च उत्पादक क्षेत्र से शेष विश्व की तरफ, और निर्यातों से प्राप्त आय शेष विश्व से उत्पादक क्षेत्र की तरफ। फिर आता है भाई हमारा एक होता है ये एक टॉपिक है निविल हस्तांतरण भुगतान। निविल हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, देखो हमारा देश भी दूसरे देशों को उपहार या उसकी आर्थिक कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से मदद करता है, किसी न किसी तरीके से अगर कोई आपदा आ जाती है तो वो उसकी मदद करता है। इसी तरह से दूसरे देश हमारी मदद करते हैं, तो उनके ऊपर जो हमने मदद की, जो हमने हस्तांतरण भुगतान, जो भुगतान दूसरे देशों को किए हैं वो और उनके ऊपर जो खर्च हुआ जो हमने लिए हैं वो उनका जो अंतर है उनको हम कहते हैं निविल हस्तांतरण भुगतान। निविल हस्तांतरण भुगतान, अगर निविल हस्तांतरण भुगतान जो है हमने जो प्राप्त किया है अगर वो ज्यादा है, जो हमने दिया है, जो हमारे देश ने किसी दूसरे देश को दिया है वो अगर कम है और जो हमने लिया वो ज्यादा है, तो निविल हस्तांतरण भुगतान हमारा प्लस में हो जाएगा। और अगर हमने जो लिया है वो कम है और हमने दिया ज्यादा है तो वो माइनस में हो जाएगा, तो वो घरेलू क्षेत्र को जाएगी। ये चीजें देखो यहाँ से एरो लगा के अपनी सहूलियत के अनुसार इसको ये यहाँ से कहीं ना कहीं से तो हमें गुजारना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेके इसको हमने परिवार क्षेत्र तक पहुंचाना है, इसको ऐसे
ये क्या है हमारा निविल हस्तांतरण भुगतान, निविल हस्तांतरण, निविल हस्तांतरण भुगतान। अगर प्लस है तो इसका फ्लो इस तरफ होएगा, और अगर माइनस में है तो इसका फ्लो फिर वापस हो जाएगा। ये प्लस और माइनस में होता है। इसी तरह से निविल कारक सेवाओं का, जैसे हमारे देश के लोग दूसरे देशों में काम करके आय प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आके काम करके आय प्राप्त होते हैं, तो उसका भी जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हम कहते हैं निविल कारक सेवाओं का भुगतान। तो निविल कारक सेवाओं का भुगतान भी इसी तरह से होगा जैसे हमने ये दिखाया है। इसके बिल्कुल साथ साथ एक लाइन और बना लेना ऐसे, ये भी इसी को परिवार क्षेत्र को ही जाएगा। ये हमारा निविल कारक भुगतान, निविल कारकों के बदले जो भुगतान हुआ है, उनकी सेवाओं के बदले जो भुगतान हुआ है, वो भी अगर हम ज्यादा अदा कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा, थोड़ा हमारी प्राप्तियां ज्यादा हैं तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा था 4 सेक्टर मॉडल, 4 अक्षेत्र का मॉडल, आय के प्रवाह का 4 अक्षेत्रीय मॉडल। हमने बिल्कुल आराम से, इसमें पजल नहीं होना है, इसको डायग्राम बनाते समय यही ध्यान रखना है। मैंने एक बार बना रखा था, समझाया अलग अलग से है, आप पहले यही बनाना, पहले 2 क्षेत्रीय बनाओ, फिर उसको सरकार को शामिल कर लो, फिर शेष विश्व को शामिल करो। शेष विश्व में 2 ही चीजें आती हैं, उत्पादक क्षेत्र से लेन देन और फिर परिवार क्षेत्र से। ये यहाँ से यहाँ एरो लगाने हैं, इधर इधर ये लगानी है लाइनें, और इसमें इधर लगानी है। बिल्कुल आसान है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको बार बार डायग्राम बना के देखो, टेबल बना के देखो, टेबल को समझो, समझ के और फिर इसका डायग्राम बनाओ, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार 6 नंबर का पूछ लेते हैं, 4 का ही पूछ लेते हैं, 6 में भी आ जाता है। तो अगर किसी को समझ में आया हो तो बच्चे के लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं ये 6 मार्क्स लेने। तो इसको ध्यान से समझना। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इसको देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।